स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी रांची में और हमारा विषय है आज का समेकित खेती यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की प्रासंगिकता। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और जीवन का आधार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पारंपरिक खेती के तरीकों से आज की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, जहां जलवायु परिवर्तन, घटती जमीन और बढ़ती लागत किसानों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हो। ऐसे में जहां झारखंड ऐसा राज्य जहां पे अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं और छोटे किसानों की संख्या अधिक है, इसमें समेकित खेती एक वरदान साबित हो सकता है। यह एक ऐसा मॉडल है जहाँ फसल उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों को एक साथ जोड़कर अधिक आय और कम जोखिम सुनिश्चित करता है। आज हम इस कार्यक्रम में समेकित खेती के लाभ और महत्व पर चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तार से इस पे जानकारी आप तक साझा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। समेकित खेती से आप क्या समझती हैं और ये किस तरीके से पारंपरिक खेती से अलग है? समेकित खेती एक ऐसा खेती है जिसमें किसान अलग अलग सिस्टम को एक ही जगह पे कल्टीवेट करते हैं, जैसे क्रॉप कल्टीवेशन, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फिशरीज, पोल्ट्री, एक साथ में एक ही सिस्टम में वो लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि फार्मर्स का जो इनकम है वो बढ़ जाता है, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है और हम लोग का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको प्रमोट करता है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। और समेकित खेती पारंपरिक खेती से अलग है क्योंकि समेकित खेती में हम लोग अलग अलग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक खेती में हम लोग एक ही सिस्टम में फोकस कर रहे हैं, या तो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं या तो लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जैसे इसका अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, जैसे क्रॉप लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, और इसमें हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं और ट्रेडिशनल में हम लोग ज़्यादातर इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि जो इनकम है वो बढ़ता है और लॉसेस का चांसेस भी बहुत कम होता है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्योंकि फार्मर्स एक ही क्रॉप में एक ही सिंगल सिस्टम में फोकस करते हैं, इसलिए उसमें लॉसेस का चांसेस ज़्यादा होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें कि हम लोग वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं और उसको फिर ताकि हम लोग एक डाइवर्सिफाइड कंडीशन को अटेन कर सके, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, हम लोग इसमें पोल्ट्री करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, लाइकवाइज करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो फार्मर का रिस्क होता है वो कम हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये डिफरेंट कैसे है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम में हम लोग मोनोकल्चर करते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग एक टाइप ऑफ क्रॉप को उगाते हैं और जो पूरा जो फार्म इंटरप्राइज रहता है वो डिपेंड रहता है सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर। और इसमें जो फार्मर्स का प्रॉफिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं जा पाता है। वहीं पे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वहाँ पे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्रॉपिंग करते हैं और अलाइड एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो जो वेरियस टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के वजह से क्या होता है कि जो प्रॉफिट है फार्मर का वो 50% से ज़्यादा हो जाता है और अलाइड सेक्टर भी 20% अराउंड प्रॉफिट दे देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 80% आबादी कृषि पे डिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक कृषि का एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हम लोग अलग अलग सिस्टम जैसे कि लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर सबको हम एक साथ मिला के एक जगह पे एक साथ काम करते हैं। इसमें हम एक का आउटपुट को एक का इनपुट में यूज़ करते हैं। मेनली इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है। मेनली जो छोटे किसान होते हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा लाभदायक इससे मिलता है। मेनली इसका जो फोकस है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, मेनली फार्मर्स का इनकम को, सोइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एंड लास्ट में ओवरऑल इट सपोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है कि जहाँ पे एक फार्म के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, हर एक फार्म के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि हम लोग का क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, हनी बी कल्टीवेशन हो गया। इस तरह का हर एक फार्म को मिला करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होता है कि एक सस्टेनेबल वे में फार्मिंग किया जाता है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक एंटायर बेस में
फार्म को सेटअप किया जाता है। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में देखा जाता है कि एक फार्म का आउटपुट दूसरा फार्म का इनपुट के हिसाब से काम करता है। समेकित खेती स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, अगर हम समेकित खेती की बात करें तो इसके कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें पहला ये है कि विभिन्न उत्पादन प्रणालियों से उत्पादन में वृद्धि होना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, जो ज़्यादातर और हमारा झारखंड जो ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स है, तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और लाभदायक है। जिससे कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जो कृषि एग्रीकल्चर जो सिस्टम्स है उनको एक जगह पर एक ही साथ करके उसको हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिससे ये होता है कि जो डिपेंडेंसी है किसी एक प्रोडक्ट पे वो हमारा कम हो जाता है। अगर किसी भी क्लाइमेट चेंज या वेदर चेंज या किसी भी हमारा फैक्टर्स के कारण कोई भी अगर खेती हमारा कम अगर वो खराब हो जाए या फिर उससे प्रोडक्शन कम हो जाए तो उससे हमारा उतना दिक्कत नहीं होता या उससे हमारा हानि नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास भी और भी अल्टरनेटिव्स हैं जिससे कि हमारा वो चीज़ मेकअप हो जाता है। ऐसे कि हम लोग एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देख रहे थे, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रिस्क रिडक्शन। अकेले से अगर कोई भी एक्टिविटी जैसे कि फार्मिंग अगर फेल भी हो जाता है, फिर भी बाकी जो एक्टिविटीज रहता है जैसे कि लाइफ स्टॉक हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, वो उस फार्मर्स को सपोर्ट करता है। यानी इससे क्या होता है कि फार्मर्स का जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है और पूरा नुकसान नहीं होता। और दूसरा एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं कि ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। फार्मर्स एंड फार्मर फैमिलीज डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं पूरा साल। इससे उन लोग का क्या होता है कि एक तो ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट होता ही है, साथ साथ माइग्रेशन को भी वो लोग रिड्यूस कर सकता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता और उन लोग का लाइवलीहुड्स इम्प्रूव होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सॉइल का क्वालिटी को बढ़ाता है, उसके साथ साथ सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होता है, वो भी बढ़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्रॉप प्रैक्टिसेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इनपुट सॉइल में डालने से सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो अपना फार्मिंग को और प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमारा एनवायरनमेंट में कम होता है और उसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फार्मर्स लोग के लिए यूज़फुल है, क्योंकि वो अपना फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, उसके साथ साथ जो क्रॉप फार्मिंग है उसको हम लोग लाइव स्टॉक के साथ ऐड करने से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो कि मेन जो फोकस करते हैं हम लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें कि होता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग एक साथ जोड़ के रखते हैं, जैसे कि फिशरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड लाइव स्टॉक। सो इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे के जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करके हम लोग रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज को यूज़ करते हैं एनिमल फीडिंग के लिए, और हम लोग जो काउ डंक है, कैटल डंक है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर। सो जो हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनका जो हम सभी लोग जानते हैं कि इनकम उनका कम होता है, तो इसलिए वो ये इनपुट यूज़ कर सकते हैं और इससे इनका इनकम जनरेशन भी इंक्रीज होता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। और इसके अलावा ये एक सस्टेनेबल अप्रोचेस भी है, जिसमें कि हम लोग एक मतलब अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर, जो कि है राइस पैडी कम फिश फार्मिंग, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पैडी फील्ड में ये फिश को हम लोग रेयर कर सकते हैं और जिसमें वाटर यूज सेम वाटर में हम लोग फिश भी फार्मिंग कर सकते हैं और पैडी भी फार्मिंग कर सकते हैं। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और यहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध है, ऐसे में समेकित खेती करना यहाँ पे कितना संभव है? हम लोग ये सब जानते हैं कि झारखंड भारत के
पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है जिसमें प्लेन लैंड भी है और हिली लैंड भी है। और जैसे कि प्लेन लैंड में हम लोग सभी जानते हैं कि प्लेन लैंड में नॉर्मल जो हम लोग का रेगुलर क्रॉप्स है जैसे कि राइस हो गया, मेज़ हो गया, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिली लैंड है, क्या उसको हम लोग कल्टीवेट नहीं करें? नहीं, हिली लैंड को हम लोग दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पैडी हो गया, पैडी थोड़ा अप लैंड में हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्रॉप को अप लैंड में हम लोग जब कल्टीवेट करने जाएंगे तो हम लोग को दिक्कत का सामना हो सकता है। तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करें कि वो जो हिली लैंड है तो वो हिली लैंड में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रेनफॉल, मतलब पानी। तो झारखंड में करीब 1200 मिलीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल आता है। तो झारखंड में ये भी हम लोग न्यूज़ में पढ़े हैं कि झारखंड में ड्रॉट का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर हम लोग जब हम लोग के पास पानी आ रहा है इतने अमाउंट में, तो वो पानी को अगर हम लोग यूज़ करें, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जब पानी आ रहा है उसके साथ साथ पानी आ रहा है तो ग्राउंड में जा रहा है, तो ग्राउंड रिचार्ज जब जो हो रहा है उस ग्राउंड वाटर लेवल को अगर हम लोग ठीक से मेंटेन में रखें तो सस्टेनेबली हम लोग उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि हम लोग का झारखंड में देखा जाए तो बहुत भरपूर है संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखा भी जाता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स डाइवर्स जियोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशन दैट ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन फार्मिंग फॉर आवर फार्मर्स ऑल्सो। तो जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है हम लोग के पास, जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हम लोग अपने झारखंड को इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग क्रॉप लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे कि क्रॉपिंग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग को हम लोग एक साथ में लाइव स्टॉक के साथ में हम लोग रियरिंग कर सकते हैं। जिसमें हम लोग ये होता है कि लाइव स्टॉक जो हम लोग करते हैं उसका जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको हम लोग फील्ड पर अप्लाई करने के बाद वो एक न्यूट्रिएंट की तरह से काम करता है, एज ए मैन्योर काम करता है। जिससे कि हम लोग फील्ड पे जो होता है ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एबिलिटी को बढ़ा देता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग का सॉइल हेल्थ कंडीशन बेहतर हो जाता है। और रही बात ये क्रॉप रेसिड्यूज जो होता है हम लोग को वो एज ए फीड काम करता है काऊ के लिए और लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए। तो हमारे पास ये सब संसाधन है जो कि हम लोग का एक एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट दोनों में काम करता है, जैसे हमारे फार्मर्स को इनकम ग्रोथ करने के लिए बहुत ही बेहतर रूप है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम लोग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए हम लोग का बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो कि अप्रोक्स 29% जंगल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे तरह तरह के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। और झारखंड में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से होते हैं, जो कि फॉरेस्ट के आसपास होते हैं, जिसे हम लोग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और रूरल कम्युनिटीज़ है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का उपयोग करके अपना लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हो गया फ्रूट्स हो गया, मशरूम हो गया, रुगड़ा हो गया, बैम्बू हो गया, वो लोग बैम्बू से तरह तरह से आर्ट क्राफ्ट बना के अपना मार्केट में वो बेच सकते हैं, जिससे वो अपना इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग झारखंड का जियोग्राफी और झारखंड का रिसोर्सेज को देखें अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो झारखंड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मोस्ट ऑफ द ईयर का मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही फेवरेबल रहता है बी कीपिंग के लिए, जो एक बहुत ही अच्छा इंटरप्राइज है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। और अगर झारखंड का रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो यहाँ कुसुम, बेर और पियाल का क्रॉप्स बहुत ही स्कैटर्ड वे में मिलता है, जो जहाँ पे फार्मर्स लैक कल्टीवेशन कर सकता है। और ये भी एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का इंटरप्राइज है। और ये सब करके अगर झारखंड में प्री एस्केपिंग ऑफ मानसून और लेट अराइवल ऑफ मानसून बहुत ही कॉमन है, तो इस सीजन में क्रॉप फेलियर का चांसेस बहुत होता है। तो अगर क्रॉप फेलियर का सिचुएशन में फार्मर्स का अल्टरनेटिव रिसोर्स, अल्टरनेटिव इनकम एज ए लैक कल्टीवेशन और बी कीपिंग हो सकता है। प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है समेकित खेती की सफलताओं में?
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और अन्य गतिविधियों को जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार करने का है जो कि उत्पादकता को बढ़ावा दे सके, और इसमें टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे आज के समय में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम कृषि को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है और इससे किसान को एक सफलता प्रदान हो रही है। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गया, इससे किसानों को फसलों की सही जानकारी प्रदान हो रही है, मौसम का पूर्व अनुमान हो रहा है, साथ ही वो मार्केट के साथ उसका लिंकेज हो रहा है। जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस टेक्नोलॉजी से उगाए गए जो फसल होते हैं उसका मार्केट में किसानों को अधिक दाम प्रदान हो रहा है। The technology, it plays a pivotal role in the success of integrated farming system. Here are some key approaches that enhance the efficiency, sustainability and productivity. My first point is climate adaptation. Climate smart technology like resilient crop varieties, weather forecasting apps that helps the farmers to adapt the change in climate and ensure the long-term process. The next point is precision agriculture. Technology like GPS, drones and sensors that helps to monitor the soil health, crop growth and livestock management accurately. It also helps to optimize the uses of water. सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का टोटल श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो किसान मल्टीपल टास्किंग ही नहीं कर पाता, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसान को एक टाइम में एक बार एक साथ हैंडल करना होता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हर जगह सबको एक बार में मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि ताकि वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। हमारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उसे मेंटेन करना होगा, पोल्ट्री एक्टिविटीज़, लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़, फिशरीज, और साथ ही साथ उसको अपना जो क्रॉप वो हर दिन लगाता है, सेवरल सीजनल क्रॉप्स, उनको भी उसे मेंटेन करना रहता है। साथ ही हमारा टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली भी है, वो वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम आता है। जैसे कि अगर कोई एक क्रॉप हम लोग लगाते हैं तो उसका दो प्रोडक्ट होता है, पहला मेन प्रोडक्ट और दूसरा बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट प्रोसेस करने के बाद का हिस्सा जो बच जाता है। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग उस बाई प्रोडक्ट को भी प्रोसेस करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन, हम लोग उस बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि एक फ्यूल निकलेगा और किसान उससे अपने घर पे गैस पे खाना पका सकता है। और साथ ही कंपोस्ट भी, जो उसका स्लरी निकलेगा बायो लिक्विड, वो भी वो अपने खेतों में अप्लाई कर सकता है। और साथ ही वो कंपोस्ट भी बना सकता है, एक वेल डिकम्पोज डीके कंपोस्ट, जो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है हमारे सॉइल को। तो जैसे कि हम सभी को जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके लाइवलीहुड में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे पास जितने भी न्यू और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ है, तो अगर जो फार्मर्स है वो अपने टेक्नोलॉजीज़ को अपने फार्म में यूज़ करेंगे तो उनका जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो पर यूनिट एरिया इंक्रीज़ करेगा और उनका जो इनकम है वो स्टेबल रहेगा। अगर हम लोग कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हमारे पास वेदर इंफॉर्मेशन के लिए किसानों के लिए कुछ वेदर्स ऐप है, कुछ वेबसाइट्स है या कोई डेडिकेटेड स्टेशंस है वेदर के लिए, जिसमें वो लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है कि हम लोग किस समय पे सोइंग कर सकते हैं, किस समय पे हम लोग को फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करना है, किस समय पे हम लोग को हार्वेस्टिंग करना है, और इसके साथ साथ अगर किस समय पे हम लोग को इरिगेशन करना है उसका भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, ताकि हम लोग जो वाटर को मैनेजमेंट कर सके। तो इसमें हम लोग वाटर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर अदर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हम लोग कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का भी फार्मर लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फार्मर लोग कंपोस्ट बनाते हैं, जिसमें हो गया वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, हीप कंपोस्ट हो गया। समेकित खेती को लागू करने में क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं और इसे हम किस तरीके से पार कर सकते हैं?
जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है रूरल फार्मर्स को। तो इसका बहुत सारा समाधान है। इसको अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ को अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इन प्रॉब्लम को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस ये रहता है कि जो रूरल फार्मर्स है उनको इस चीज़ के बारे में लिमिटेड नॉलेज है और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का हम लोग का ये सॉल्यूशन है कि हम लोग उन लोगों को वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम या फिर डेमोस्ट्रेशन की मदद से मॉडल को हम लोग डेमोस्ट्रेट करके फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं और उसको फिर वो लोग फार्मर जो है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसका दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि जो रूरल फार्मर्स हैं मेनली उन लोग पुअर रहते हैं, तो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अलग अलग जो है इसका प्रिंसिपल्स है बहुत अलग अलग, जैसे पोल्ट्री हो गया, तो ये सब में बहुत सारा खर्चा होता है। तो जो पुअर फार्मर्स हैं वो लोग जो हैं इनको मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले सकता है सब्सिडरी में के रूप में या फिर लो इंटरेस्ट रेट में वो लोग इनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कम है, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी हो गया या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है बहुत कम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि अच्छा रोड फैसिलिटी बनवा सकता है, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, उसके बाद फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये सब बनवा सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होता है वो उसको करने के लिए बहुत सारी समस्या का भी सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। जैसे कि उनके जो ज़मीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटे हुए रहते हैं, मीन्स उनका ज़मीन एक जगह नहीं होता है। तो इस कारणवश वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अच्छा से नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि उनके जो आसपास जो किसान भाई है उनके ज़मीन के साथ मिल के अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को करें तो उनका बहुत अच्छा उसमें बेनिफिट होगा। मीन्स सारे किसान भाई एक साथ अपना बेनिफिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग देखा जाए तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें कि पूरे साल भर पानी की ज़रूरत पड़ती है, बट पानी की आपूर्ति और अनियमित वेदर के कारण क्या होता है कि पानी हम लोग को नहीं मिलता है। तो उसका हम लोग एक हल कर सकते हैं कि अगर हम लोग वाटर शेड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम को प्रैक्टिस करें तो उनके जो फार्मिंग सिस्टम है उसको हम लोग पानी का जो अभाव है उससे बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्ट करके जो पानी मिलेगा उसको वो लोग अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में यूज़ करेंगे, जिससे कि उनका पानी की कमी कंप्लीट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रूरल एरियाज़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो किसानों की उत्पादकता और उनके आय के सुधार में बहुत आय के सुधार कर सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। अगर हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वर्कशॉप करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे किसान इंगेज होंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देखें तो ये फार्मर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें जो पॉलिसी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है इसमें कोई सपोर्ट नहीं देती है और इसमें जो होता है सब्सिडीज़ भी बहुत कम है, इसमें ट्रेनिंग और रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत कम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बना सकती है और कुछ इंसेंटिव्स फार्मर को दे सकती है। कुछ स्कीम बना सकती है जिससे कि फार्मर इसको करना स्टार्ट करे। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकती है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है फंड एलोकेट कर सकती है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। अगर झारखंड में देखें तो खरीफ में 28 लाख हेक्टेयर पे खेती होती है, लेकिन वहीं रबी में सिर्फ 11 लाख हेक्टेयर पे खेती होती है, जो आधे। RK मेरी के छात्रों ने हमसे समेकित खेती पर कई सारी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पारंपरिक खेती से अलग है, क्या कुछ इसके फायदे हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कितना जरूरी है और प्रौद्योगिकी का क्या रोल है इसमें, और इसमें क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सब हमने उनसे डिटेल में बातचीत की है। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से हम कुछ सवाल करते हैं इस विषय पर। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम ऐसा एक इनकम अपॉर्चुनिटीज़ है। ये यंग जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी BSc एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाई कर रहा है, इनके लिए सिर्फ जो जॉब के लिए नहीं ढूंढते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए है
ये स्पेशली फॉर झारखंड, जहाँ पे छोटा छोटा ज़मीन है, अलग अलग बहुत ही अनडिवलेटेड टोपोग्राफी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर करना, सिर्फ एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जहाँ पे आपका खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, ये सारे चीज़ का एक इंटीग्रेशन होता है, जिसमें कि एक एंटरप्राइज का आउटपुट दूसरे एंटरप्राइज का इनपुट का हिसाब से यूज़ होता है। जैसा अगर किसी के पास डेयरी है तो डेयरी से जो काऊ डंग निकलता है, काऊ यूरिन निकलता है, ये आपका एग्रीकल्चर फार्म के लिए न्यूट्रिएंट का हिसाब से इस्तेमाल होता है। बाकी जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे पैडी स्ट्रॉ हो गया या फॉडर हो गया, ये आपका फिर डेयरी में इस्तेमाल होता है। इस तरह से किसी भी प्रकार का जो एनिमल पशुधन है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है पूरा सिस्टम, क्योंकि ना कोई भी ये एक्सटर्नल इनपुट का डिपेंडेंसी कम कर देता है। इसमें लागत कम होता है ओवर द ईयर्स। और इसमें फर्स्ट पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपका राउंड द ईयर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होता है। देखते हैं कि गांव में सभी किसान जो है खेती के साथ साथ में पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बतख पालन करते हैं। तो ये एक तरह से जो है एकीकृत कृषि प्रणाली ही है, लेकिन वो वैज्ञानिक रूप से उस पद्धति को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे संस्थान रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कृषि एवं ग्रामीण विकास का कोर्स के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, स्वावलंबी बन सके, वो अपने आय को दुगना कर सके। जो अपने घरों पे वो खेती कर रहे हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से कर सके और उसको और भी बेहतर तरीके से जो है अपने संसाधनों का उपयोग कर अपना जो आमदनी है उसको दुगना कर सके। इसी कड़ी में हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो है 45 दिनों का सतत कृषि प्रणाली का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें भी यही प्रयास होता है कि जो गांव के युवा हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण देने के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि समेकित खेती केवल आधुनिक कृषि प्रणाली नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम भी है। यह न केवल कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की ताकत रखता है, बल्कि किसानों की आर्थिक और उनकी सामाजिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है और उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर ले जाता है। यदि सही योजना और जागरूकता के साथ इसे अपनाया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन को और बेहतर बना सकता है, उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।